गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी एक स्टूडेंट ने ये मुझे मैसेज किया है और वो पूछना चाह रहे हैं कि ये जो हैला सेल्स होती है इसका सेल साइकिल से क्या रिलेशन है, या जब वो सेल साइकिल पढ़ रहे थे तो उन्होंने इस सेल के बारे में भी पढ़ा और वो इसको अच्छे से समझ नहीं पाए, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। हैला सेल तो इसका जो नाम है, जो जिस पेशेंट से इस सेल को सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, देखा गया था, उसके बेसिस पे हेनरिटा उस पेशेंट का नाम है, उनके नाम पे के आधार पे इनका इस सेल का नाम रख दिया हैला सेल। बेसिकली ये सर्वाइकल कैंसर सेल है और ये सर्वाइकल कैंसर सेल के बारे में जब भी पूछा जाता है या हम बात करते हैं तो कैंसर सेल क्या है, एक तरीके की इमॉर्टल सेल है, यानी कि वो कभी भी मरती नहीं है, यानी कि उस सेल का डिवीज़न कभी भी नहीं रुकता है, वो लगातार रैपिडली डिवाइड करती रहती है। इसीलिए जो कैंसर का मतलब ही होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। अब ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न क्यों होता है, इसके बारे में जान लेते हैं, आइए। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सेल साइकिल। कोई भी सेल होती है वो इसी तरीके से डिवाइड होती है। सेल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले फेज़ कौन सी आएगी, तो आप कहेंगे कि यह इंटरफेज़ आएगी। इंटरफेज़ में G1 फेज़, फिर S फेज़, फिर G2 फेज़, है ना। ये हालांकि इसको सब फेज़ भी कह सकते हैं, ये हमारी इंटरफेज़ की सब फेजेस हैं, ये G1, S और G2, ठीक है। अब ये G1 का मतलब हुआ ग्रोथ फेज़ 1, S का मतलब हुआ सिंथेटिक फेज़, G2 का फेज़ हुआ ग्रोथ फेज़ 2, ऐसा बोल सकते हैं। बेसिकली मैं आपको अभी, चूँकि आप 11th क्लास में अभी ज़्यादा आपने पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इंटरफेस होती है, इस इंटरफेस में जो सेल होती है वो अपने डीएनए को डुप्लीकेट करती है। सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक ये अपने डीएनए के अमाउंट को डबल करती है। अब जैसे मान लिया जाए कि ये सेल है और उसका ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जब जो डीएनए है वो G1, S और G2 में जाके डबल हो जाएगा, तो न्यूक्लियस का साइज़ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। न्यूक्लियस का साइज़ जब डबल होगा तो यहाँ पर एक रेशो होता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। कौन सा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। तो जैसे न्यूक्लियस का साइज़ डबल होता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब हो जाता है और इसके कारण हमारी सेल को एम फेज़ में जाना पड़ता है। वो एम फेज़ में जाती है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस करके, या यूँ कहें कि टिल द टेलोफेज़, वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर देती है और दो बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि उस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो दो सेल बन जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब सेल अपने न्यूक्लियस अपने डीएनए को डबल कर लेती है, डुप्लीकेट कर लेती है, तो न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ जाता है, और न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ने से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब हो जाता है, जो एक नॉर्मली बना हुआ था। उसके कारण अब सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा, है ना। अब सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, सेल ने डिवीज़न कर दिया और दो सेल बन गई, ठीक है। अब एक और उदाहरण आपको मैं देता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि आपको कोई घाव हो गया। अब घाव हुआ तो सेल ने डिवीज़न, उस घाव को भरने के लिए सेल डिवीज़न शुरू हुआ। सेल डिवीज़न हुआ, दो सेल, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनी और ये घाव आपका पूरा हिल हो गया, भर गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक फिनोमिनन लगता है, एक प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और डिफ्रेंसिएशन। जैसे ही यहाँ पर ये घाव पूरा भरता है, ये सेल्स, जो जितनी भी सेल्स बनी हैं, दिस सेल्स विल बी attached या connect with each other, they will come in contact with each other and they will lose the ability of division। अब वो अपने डिवीज़न की एबिलिटी को लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और ये सेल जो है, इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएटेड सेल। और ये डिफ्रेंशिएटेड सेल इन्होंने अपनी डिवीज़न की एबिलिटी को छोड़ दिया, और एक समय जब इनकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इमॉर्टल सेल की बात कर रहे हैं, हम कैंसर सेल की बात कर रहे हैं। तो अब ये जब ये सेल डिफ्रेंशिएटेड हुई थी और कॉन्टेक्टली इनहेबिट हुई थी, और ये इन्होंने अपने डिवीज़न की एबिलिटी को लूज़ कर दिया था,
तो क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने इस कंडीशन में जब डिफरेंशिएटेड सेल होती है तो वो हमारे ये जो एम फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ था, इसके बाद में वो G0 फेज में जाकर रुक गई थी। कहाँ रुक गई थी? G0 फेज में। डिफरेंशिएटेड सेल का मतलब ये कि वो कहाँ चली जाए? G0 फेज में चली जाए और अब वापस से इंटरफेज में यानी कि G1S G2 में इंटर ना करें, जिससे उसके डीएनए का डुप्लीकेशन ना हो। डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा तो न्यूक्लियस का साइज नहीं बढ़ेगा, न्यूक्लियस का साइज नहीं बढ़ेगा तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा तो सेल को डिवीजन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जो हमारी कैंसर सेल होती है, वो कैंसर सेल क्या करती है? वो इस G0 फेज को भूल जाती है। G0 फेज को भूल जाती है। जैसे ही यहाँ से यहाँ तक डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ और डिवीज़न के बाद में वो वापस से एंटर कर जाती है हमारे G1S G2 में, तो फिर वापस से डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा, फिर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक डिस्टर्ब होगा, फिर उसको वापस से डिवीज़न करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से अब आप कहेंगे कि सर कैंसर सेल में ऐसा क्यों होता है, क्यों वही G0 क्यों फेज को फॉरगेट करती है? तो सीधी सी बात यह है कि कैंसर सेल में कुछ स्पेशल टाइप के जीन्स होते हैं। वो हमारी सभी जितने भी हम लोग हैं, हम सबकी सेल्स में वो जीन्स होते हैं, जिनको हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स, जो कि इनएक्टिव जीन्स होते हैं। ठीक है। ये इनएक्टिव जीन्स कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं लाइक यूवी रेज, लेम्बडा रेज, हमारे एक्स रेज या कुछ ऑन्कोजेनिक वायरसेस, इनके संपर्क में आने से ये हमारे जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और ये ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये ऑन्कोजीन्स जैसे ही एक्टिव हो जाएंगे, ये कभी भी सेल को G0 फेज में नहीं जाने देंगे। सेल इंटरफेज में जाएगी, डीएनए को डुप्लीकेट करेगी, एम फेज में जाएगी, न्यूक्लियस को डिवीजन करेगी और वापस से G0 को छोड़ते हुए G1S G2 में जाना पड़ेगा और वो लगातार डिवाइड होती रहेगी। तो इसी तरीके की सेल को हम इमोर्टल सेल कहेंगे या कैंसरस सेल कहेंगे। दिस इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। आई थिंक सो, मुझे आशा है कि आपको ये आपका जो क्वेश्चन था ये समझ में आ गया। फिर वापस से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सेल इन G0 फेज, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है G0 फेज की सेल के बारे में क्या लिखा है कि G0 फेज की जो सेल होगी, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होने के बाद में डेड ऑफ द सेल एट लास्ट। वो ग्रोथ होगी, उसकी डिफरेंशिएशन होगा और एट द एंड ऑफ सेल, मतलब सेल की जो लाइफ है वो पूरी होने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो यह नॉर्मली हमारी सेल जो कि G0 फेज में जाती है, डिफरेंशिएटेड सेल में ये कंडीशन होती है। लेकिन कैंसर सेल इस G0 फेज में जाती नहीं है, तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की बात आएगी नहीं, और नहीं आएगी तो वो लगातार डिवीज़न करती रहेगी। उसका रिजल्ट क्या होगा? एक्सेस सेल बनेगी। उसका रिजल्ट क्या होगा? ट्यूमर बनेगा, और उस ट्यूमर को हम क्या कहेंगे? कैंसर कह सकते हैं। हालांकि जैसे ब्लड कैंसर वाले केस में हम बात करें, वहाँ ट्यूमर नहीं बनता है, वहाँ WBCs के नंबर बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो आई थिंक सो आप मेरे इस वीडियो से ज़रूर लाभान्वित होंगे और आप पूछते रहिए इस प्रकार के प्रश्न। मैं जब भी समय मिलेगा वीडियो बनाऊंगा और आपको भेजूंगा। थैंक यू सो मच।